हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या M&B इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या इसका बिजनेस आने वाले टाइम में ग्रो करेगा या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, फिर फंडामेंटल्स को देखेंगे, फिर इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप किसी स्टॉक या शेयर पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो पहले हमें यह चीज़ समझना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया था वो पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हम इसके आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो डेट था वह 30 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक था, यानी कि इतने डेट के बीच में आप इसके आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इसका जो इशू प्राइस था वह 385 रुपये पर शेयर था, यानी कि आईपीओ के टाइम इसके एक शेयर का प्राइस 385 रुपये था। और इसका जो लिस्टिंग डेट था वह 6 अगस्त 2025 को था। और जब 6 अगस्त को यह शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ तो यह 385 रुपये के शेयर प्राइस पर लिस्ट हुआ, यानी कि कोई भी लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला, न तो लॉस देखने को मिला न तो प्रॉफिट देखने को मिला। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल लगभग 650 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 275 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से और 374 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल से जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, जो कि अच्छी बात है। और वहीं पर जो ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग यह समझते हैं कि आईपीओ के द्वारा जुटाए गए पैसे का यूज कंपनी कहाँ करेगी। यह कंपनी अपने आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी उसका यूज मेनली 3 कामों के लिए करेगी। पहला, कंपनी 130 करोड़ रुपए का यूज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नए मशीन्स, इक्विपमेंट, सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने और ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल खरीदने के लिए पैसा इस्तेमाल करेगी। दूसरा, कंपनी अपने आईटी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगी। इसका मतलब है कि वह नए और बेहतर सॉफ्टवेयर या सिस्टम खरीदेगी या पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगी ताकि काम और स्मूथ और इफिशियंट हो जाए। इसके लिए कंपनी 5.20 करोड़ रुपए का यूज करेगी। तीसरा, कंपनी अपना कर्ज कम करने के लिए 58.75 करोड़ रुपए का यूज करेगी और बचे हुए पैसे का यूज कंपनी अपने जनरल पर्पस कामों के लिए करेगी। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। M&B इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी 1981 में शुरू हुई थी, मतलब काफी पुरानी कंपनी है। यह कंपनी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग और सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सॉल्यूशंस बनाती है और इंस्टॉल करती है। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का मतलब है ऐसे बिल्डिंग जो फैक्ट्री में ही डिजाइन और बनाए जाते हैं, फिर साइट पर जल्दी से असेंबल यानी इंस्टॉल किए जाते हैं। इससे बिल्डिंग बनाना फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग का मतलब होता है कि ऐसे स्टील की छत जो अपने आप को सपोर्ट करती है बिना एक्स्ट्रा कॉलम या पिलर के। यह कंपनी इंडिया में स्टील की छत और स्ट्रक्चर्स बनाती है जो मजबूत होते हैं और आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। ओवरऑल M&B इंजीनियरिंग अपने स्पेशल स्टील बिल्डिंग और रूफिंग सिस्टम के लिए फेमस है, जो इंडस्ट्रीज, वेयरहाउस और कमर्शियल बिल्डिंग में यूज होते हैं। और कंपनी अपने कस्टमर को एक कंप्लीट सोल्यूशन देती है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का पूरा प्रोसेस हैंडल करती है। सबसे पहले वह बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का डिजाइन बनाती है, जिसमें इंजीनियर्स इंश्योर करते हैं कि स्ट्रक्चर मजबूत और सेफ हो। फिर वह डिजाइन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी स्टील के पार्ट फैक्ट्री में बनाती है। उसके बाद ये पार्ट्स क्वालिटी चेक के लिए टेस्टिंग किए जाते हैं ताकि हर चीज रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस हो, मतलब स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहे और सेफली काम करे। कंपनी मेनली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल स्टील और स्टील रूफिंग में स्पेशलाइज्ड करती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ बनाकर ही नहीं देती बल्कि डिजाइन और टेस्टिंग भी करती है ताकि कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी और सेफ्टी मिले। और कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक गुजरात में, दूसरा तमिलनाडु में। दोनों प्लांट्स मिला के एक साथ 1,03,800 MTPA का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सनन प्लांट को कंपनी ने 2008 में स्टार्ट किया था
और चेयार प्लांट थोड़ा नया है, वह 2024 में शुरू हुआ था। मतलब सनंत प्लांट काफी पुराना और एक्सपीरियंस्ड है, जबकि चेयार प्लांट कंपनी की ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिसेंट एडिशन है। दोनों जगहों पर कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर को सप्लाई करती है, और कंपनी अपने पीईबी यानी प्री इंजीनियर बिल्डिंग और स्ट्रक्चरल स्टील कंपोनेंट को 22 अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करती है। इसका मतलब है कि वह अपने प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के कई कंट्रीज में बेचती है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जहां वह अपने प्रोडक्ट भेजती है उनमें यूएसए, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कतर, श्रीलंका, मोरक्को, नाइजीरिया, केन्या शामिल है। यह काम कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2010 से स्टार्ट किया था। तब से वह रेगुलरली अपने स्टील प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेच रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी की क्वालिटी और प्रोडक्शन इतनी अच्छी है कि दुनिया के कई देश उस पर भरोसा करते हैं। एक्सपोर्ट करने से कंपनी का बिजनेस बड़ा होता है और नए मार्केट में अपनी पहचान बनती है। और कंपनी के पास दो मेन सर्विस डिवीजन है, फिनिक्स और प्रोफ्लेक्स। फिनिक्स डिवीजन में कंपनी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन देती है, मतलब डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन तक सब कुछ एक साथ हैंडल करती है। यह डिवीजन स्पेशली पीईबी यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाता है, जिसमें एडवांस सॉफ्टवेयर और लेटेस्ट मशीन का यूज होता है। इससे प्रोजेक्ट इफिशिएंट, हाई क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव बनते हैं, मतलब कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सही दाम में मिलता है। दूसरी तरफ प्रोफ्लेक्स डिवीजन का काम थोड़ा डिफरेंट है। यह डिवीजन सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग बनाता है और इंस्टॉल करता है। यहाँ मोबाइल यूनिट यूज होता है जो कस्टमर के साइट पर जाकर पैनल्स बनाते हैं, उनको सीम करते हैं यानी पैनल्स को जोड़ते हैं, और फिर सिविल स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद क्रेन्स के थ्रू रूफिंग इंस्टॉल कर देते हैं। इस प्रोसेस से कंस्ट्रक्शन फास्ट होता है और साइट पे काम इजी और स्मूथ रहता है। दोनों डिवीजन मिला के कंपनी का अलग अलग तरह के सोल्यूशन देने में हेल्प करती है जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होते हैं। कंपनी ने फिनिक्स और प्रोफ्लेक्स डिवीजन के थ्रू फिस्कल ईयर 2025 तक 9,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। मतलब कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा किए हैं दोनों डिवीजन में। तो यह था इस कंपनी का बिजनेस। अब हम लोग इसके रेवेन्यू मिक्स को देख लेते हैं। इसके लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात करें तो यह कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 93.5% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करती है। वहीं पर टोटल रेवेन्यू का 6.5% रेवेन्यू आउटसाइड ऑफ इंडिया से यानी कि इंडिया के अलावा और भी देशों से जनरेट करती है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो रेवेन्यू है इंडिया से भी आता है और इंडिया के अलावा और भी देशों से आता है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसके टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो यह कंपनी 2023 में 889 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी। वहीं पर 2024 में 808 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुआ, लेकिन 2025 में 996 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की है, जो कि दोनों सालों के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वह ठीक है। और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह कंपनी 2023 में 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट की थी और 2024 में 45 करोड़ का और 2025 में 77 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट की है। तो यह कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करते हुए आ रही है और इसका EBITDA भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है और इसका नेटवर्क भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है और इसका जो रिजर्व एंड सरप्लस है वह भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेव करके रख लेती है फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे को यूज कर लेती है। तो ओवरऑल इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ठीक है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 25.13% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ROE का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट बना रही है। अगर किसी भी कंपनी का ROE 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। और इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.80% है, जो कि अच्छा है। ROCE का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों प्लस कंपनी के पास जो लोन या डेब्ट से पैसा आया है, इन दोनों पैसों को मिला करके जितना भी टोटल अमाउंट होगा उस पर जो प्रॉफिट बना रही है उसे ही ROCE कहते हैं। अगर किसी भी कंपनी का ROCE 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 है, जो कि 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर बहुत कम ही कर्ज है। और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.14% है, जो कि ठीक है। और इसका पैट मार्जिन 7.73% है, जो कि डिसेंट है। और EBITDA मार्जिन 12.78% है, जो कि डिसेंट है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 70.45% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है।
वहीं पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.47% देखने को मिल रही है, यानी कि म्यूचुअल फंड वालों ने भी इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं पर एफआई की होल्डिंग 6.16% देखने को मिल रही है और डीआई की होल्डिंग 7.45% देखने को मिल रही है, यानी कि एफआई और डीआई ने भी इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर है उसको देख लेते हैं। पहले रिस्क फैक्टर की बात करें तो स्टील के प्राइस अगर ऊपर नीचे होते हैं तो इसका असर कंपनी के प्रॉफिट और प्रोजेक्ट के खर्चों पर पड़ता है। जब स्टील की कीमत बढ़ जाती है तो कंपनी को अपना रॉ मटेरियल महंगा प्राइस पर खरीदना पड़ता है, जिससे उनके प्रोजेक्ट का टोटल खर्चा बढ़ सकता है और इसका डायरेक्ट असर कंपनी के मार्जिन पर पड़ता है। मतलब जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो कम हो सकता है। वैसे ही अगर स्टील की कीमत कम हो जाए तो कंपनी के लिए फायदा होता है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल सस्ते दाम में मिल जाएगा, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। इसलिए स्टील के दाम बढ़ने या गिरने से प्रोजेक्ट की कास्ट और कंपनी का फायदा दोनों पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह एक रिस्क फैक्टर है कंपनी के लिए। दूसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपनी जब यूएसए में अपने ऑपरेशंस चलाती है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज है जियोपॉलिटिकल रिस्क, मतलब वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज या इंटरनेशनल रिलेशंस कभी कभी बदल सकती हैं, जो कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज है करेंसी रिस्क, मतलब इंडिया के करेंसी यानी रुपीस और यूएसए की करेंसी डॉलर के बीच के रेट बार बार बदलते रहते हैं। अगर रुपीस की वैल्यू गिर जाए डॉलर के मुकाबले तो कंपनी को लॉस हो सकते हैं या उनके प्रॉफिट कम हो सकते हैं। इन दोनों रिस्क की वजह से कंपनी का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है और प्रॉफिट में कमी आ सकती है। और तीसरे रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपनी को अपने बिजनेस में रीजनल और नेशनल कई कंपटीटर का सामना करना पड़ता है। ये कंपटीटर्स भी सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिससे मार्केट में कंपटीशन बहुत तेज हो जाता है। इस इंटेंस कंपटीशन की वजह से कंपनी को अपने प्राइस कम करने पड़ सकते हैं ताकि वह कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। प्राइस कम करने का मतलब होता है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, यानी वह उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती जितना वो चाहती है। इसलिए इस सेक्टर में कंपटीशन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल सकता है। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको यह शेयर आईपीओ के थ्रू मिला था और अभी तक आपने इसे होल्ड करके रखा था तो आपको डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप इसके कुछ शेयर को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो और कुछ को होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है और फंडामेंटल भी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसलिए कुछ शेयर को होल्ड करके रखना समझदारी हो सकती है। वहीं अगर आपको यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिला था तो आप इसे अभी बाई कर सकते हो, पर थोड़े थोड़े करके बाई करना, एक ही बार में नहीं। जैसे आज आपने कुछ शेयर बाई कर लिए और कुछ दिन बाद इसका शेयर प्राइस और गिर जाए तब और बाई कर लेना। इस तरह से एवरेजिंग करते हुए बाई करना बेहतर स्ट्रेटजी होती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसे होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप आईपीओ में सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर प्रॉफिट लेने के इरादे से इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी और आईपीओ में पैसा लगा सकते हो। इसको रहने देना बेहतर होगा। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।